Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the weekly current affairs revision, and this is from August 30 to September 4. We'll try to get it regularly from now. And तो start करते हैं. तो सबसे पहली जो न्यूज़ काम की थी वो था कि इंडिया सोर्स अहेड ऑफ यूके टू बिकम वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी. ठीक है, तो ये आपके GS3 का टॉपिक है मेंस के, और इंक्लूसिव ग्रोथ और उसमें आता है इशूज़ में. और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया जो है वही जो टॉपिक अभी आपको बताया कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और यूके को पीछे कर दिया है इन एंड मार्च 2022. और इसके कुछ की टेक अवेज देख लेते हैं. और खासकर जो 2021 के लास्ट ही मंथ्स थे उसमें टेक ओवर किया था, और ये US डॉलर्स में कैलकुलेशन बेस्ड रहता है. और अभी जो है रिसेंटली PM ने ये भी कहा है, रिजॉल्व लिया है कि 2047 तक इंडिया को जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनाना है. दैट वुड बी द सेंटिनरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और अभी मतलब खासकर ऐसी कंट्री को हमने पीछे किया है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को करीब 2 सेंचुरीज के लिए रूल किया था. सो इट इज़ अ बिग थिंग. ओके, और इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, और इसमें एक्चुअली हम बेसिकली देखेंगे कि कहाँ हैं और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और अभी भी हमें क्या चीज़ें लैक कर रही हैं. ओके ना, तो इंडियन इकोनॉमी जो है अब उसको फोरकास्ट किया जा रहा है 7% से ज़्यादा ग्रो करेगी इस साल. और खासकर अभी जो इंडियन स्टॉक्स है उसमें रिबाउंड देखा गया है. काफ़ी डाउन जा रहा था हमारा स्टॉक मार्केट, और लेकिन अभी सेकंड स्पॉट पे आ गया है एज पर दी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, और केवल चाइना के स्टॉक से पीछे है. ठीक है, तो ये MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ. ये कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है दैट इज डिजाइन टू ट्रैक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ की कंपनीज एंड फास्ट ग्रोइंग नेशंस. देखो, इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो फास्ट ग्रोइंग ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके जो मेन कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है. इसलिए कुछ ही स्टॉक्स का सिलेक्ट करके उसमें आपस में कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है. ठीक है, और ये इंडेक्स किसने क्रिएट किया है? ये MSCI इंक ने क्रिएट किया है, जिसका नाम था मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल. रिमेंबर व्हाट इज MSCI? तो इट इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल. ओके, तो IMF का भी जो फोरकास्ट है उसने भी यही शो किया है कि इंडिया यूके को ओवरटेक कर लिया इन डॉलर टर्म्स. और अब हम किसके पीछे हैं? तो अब टॉप 4 भी आप याद रख लो, US, चाइना, जापान एंड जर्मनी. ठीक है, और एक डिकेड पहले जो थी हमारी रैंक वो 11th थी. ठीक है, और यूके तभी 5th ही था. ओके, तो अब हम 5th पे आ गए हैं. अब इंडिया और यूके को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में. और इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखें तो वो 1.41 बिलियन है, जबकि यूके की पॉपुलेशन केवल 68.5 मिलियन है. रिमेंबर, इंडिया की कितनी है? 1.41 बिलियन है. तो यानी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 20 गुना है एज कंपेयर टू यूके. तो इतना जो बड़ा डिफरेंस है पॉपुलेशन का, तो इसमें आप अगर आप ग्रॉस पूरा कंट्री का निकालेंगे तो आप मतलब हाँ डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन अगर आप पर कैपिटा निकालोगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक कंपैरिजन होगा इनकम लेवल का, है ना. अब ऐसे तो कंट्री इकोनॉमी वाइज आगे आ गई, लेकिन अगर पर कैपिटा देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं. क्यों? क्योंकि अगर GDP को डिवाइड कर दिया जाए बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और जितनी पॉपुलेशन है तो इसीलिए तो उससे पता चल जाएगा कि एवरेज इंडियन की इनकम जो है वो काफ़ी कम है. ठीक है, और ये जो लो पर कैपिटा इनकम है ये क्या शो करता है? ये शो करता है हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी. ओके, तो अब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, यानी कि 1800s जो स्टार्टिंग वाले थे उस टाइम पे यूके में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, इंडिया से ज़्यादा थी. ऑब्वियसली उसके बाद तो इन्होंने लूटना शुरू किया है ना, तो उसके बाद में फिर इंडिया में पॉवर्टी होती चली गई. ओके, तो मतलब ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि भले आगे आ गए लेकिन ये सारे GDP पर इनकम कम होना, पर कैपिटा कम होना और इतनी पॉवर्टी होना, ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं. ठीक है, अब देखो हायर GDP की अगर बात करी जाती है, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसका एंड गोल क्या होता है? उसका एंड गोल होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, वो क्या चीज़ें देखता है? वो देखता है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, तो हालांकि इंडिया में काफ़ी सेक्युलर इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऑथर ने कहा था कि इंडिया को यूके की 1980 की लेवल पे पहुंचने के लिए भी अभी और एक दशक लगेगा, एक डेकेड लगेगा. ठीक है, जो यूके 1980 में था. ओके, तो
एक और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है 0 से लेके 100 तक, और इसमें कई एसेंशियल सर्विसेज, ओके, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं तो इसमें कई एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना। और भले मतलब काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई है और गवर्नमेंट का पॉलिसी फोकस भी है हेल्थ केयर स्कीम्स पे, लेकिन फिर भी अभी हम कई कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं। तो देर इज़ अ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर इन्होंने क्या दिया है कि एज सच वाइल इंडिया शुड ओन द टैग ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग सो इज जस्ट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, नॉट द सफिशिएंट वन। क्यों नेसेसरी कंडीशन है कि हाँ आप कंपेयर कर रहे हो तो इंडिया ऊपर तो है, बट वाई नॉट द सफिशिएंट वन, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कई जगहों पे अभी भी हम पीछे हैं, ठीक है। तो आप इसमें वही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएगा तो। एमसीक्यू एक देख लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी पूछ चुका है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक्स में अब कीवर्ड क्या है, विल नेसेसरली हैव टू अकर, ठीक है। तो कब होगी नेसेसरली, तो पहला ऑप्शन है देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप आंसर अपने पास लिख लीजिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ओके। अब सेकंड न्यूज़ थी अबाउट द फ्लड्स इन पाकिस्तान। तो ये जियोफिजिकल फिनोमेना में GS1 में आपका आता है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जैसे यूरोप, चाइना और दूसरे रीजन्स हो गए वहाँ सिवियर ड्राउट आ रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इस बार फ्लड उसने विटनेस किया है। और इसका ये क्यों हुआ है, इट वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली वेट मानसून सीजन दिस ईयर, ठीक है। हालांकि इंडिया में भी काफ़ी हुई है, कई रीजन्स में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लडिंग अभी भी हम देख ही रहे हैं बेंगलुरु वगैरह में, है ना। और ये पाकिस्तान में भी मानसून कैसे आता है, तो रिमेंबर इट इज़ द सेम साउथ वेस्ट मानसून जो कि इंडिया में भी एनुअल रेनफॉल बल्क में ले आता है, ओके। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मानसून सीजन होता है वो शॉर्टर होता है। क्यों, क्योंकि जो रेन बियरिंग मानसून विंड्स होती हैं वो इंडिया से पाकिस्तान नॉर्थ ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो जो ऑफिशियल मानसून सीजन रहता है पाकिस्तान का वो जुलाई 1 टू सितंबर चलता है, लेकिन मेनली बारिश जुलाई और अगस्त में ही होती है, ओके। और नॉर्मल रेनफॉल अगर देखा जाए इस दौरान तो केवल 140 mm होती है, और मतलब काफ़ी कम रेनफॉल होती है। लेकिन इस साल जो है वो रेनफॉल सिचुएशंस काफ़ी अलग रही है इंडिया से, और इस बार वहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम रेनफॉल के इंसिडेंट्स हुए हैं और फ्लडिंग भी हुई है, ओके। अब इसमें और कुछ ज़्यादा था नहीं, ओके। और इंडिया का तो आपको पता है कि सबसे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल अगस्त में MP, छत्तीसगढ़ और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में हुई है। 26% एक्सेस रेनफॉल हुई है, ठीक है। पॉइंट टू पॉन्डर क्या, सिंस फ्लड्स इन पाकिस्तान बियर सिमिलैरिटीज टू दोज इन इंडिया, इट्स अ टाइम फॉर कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है। भाई अब इन्होंने कहा है कि कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म का टाइम आ गया है टू डील विथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो क्या कोलैबोरेशन हो सकता है इंडिया पाक के बीच में, आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो, ओके। MCQ देख लेते हैं। MCQ हालांकि इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट डू ट्राई इट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। फर्स्ट इज एक्सट्रीम फ्लड्स ऑफन लीड टू एक्सट्रीम ड्राउट. Second statement is when the river basin floods, much of the water flows to the ocean rather than seeping into the soil, paradoxically causing water scarcity. Do attempt the question. Which of the following statement is correct? तो आपके ऑप्शन है both 1 and 2, only 1, only 2, neither 1 nor 2. ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो थोड़ा बैक करके पढ़ लीजिएगा, ओके। थर्ड न्यूज़ थी UN हाई सीज ट्रीटी। तो ये भी आपका GS2 का टॉपिक है, ओके। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज और अग्रीमेंट्स इन सबसे डील करता है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी UN ट्रीटी हो रही थी हाई सीज के लिए, प्रोटेक्टिंग ओशियंस, जहाँ पे 168 कंट्रीज आई थी और EU को मिला के। ये न्यूयॉर्क में हो रहा था, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गए हैं डिस्कशंस। तो
ये किस लिए थे? मेनली फॉर कंजर्विंग द मरीन लाइफ एट द हाई सीज, जो कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के बाहर आते हैं। ओके और जून में यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने डिक्लेयर भी की थी ओशियन इमरजेंसी। और ये कहाँ पे डिक्लेयर करा था इन्होंने? ये किया था यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन लिस्बन, पोर्चुगल। ओके तो ये याद रखना, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लिस्बन, पोर्चुगल में हुई थी। और आपकी ये जो यूएन हाई सीज ट्रीटी के ऊपर डिस्कशंस चले थे, ये कहाँ पे हुआ था? ये टॉक्स हुए थे न्यूयॉर्क में। ओके और ये जो एक्चुअली में ट्रीटी है, इसको पेरिस अग्रीमेंट फॉर द ओशियन भी कहा जाता है। और काफ़ी टाइम से इसका डिस्कशन चल रहा है टू डील विथ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। वही मैंने कहा कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो कंट्रीज का होता है, उसके बाहर जो हाई सीज हैं, जो ओपन सीज हैं, वहाँ पे मरीन लाइफ को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये डिस्कशन हो रहे हैं। ओके तो जो ये प्रपोज ट्रीटी है, इट कंसर्न्स द ओशन एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। याद रखना ईईजी के बाहर के एरिया की बात कर रहे हैं। और ईईजी कहाँ तक एक्सटेंड करता है? जो कंट्री है उसकी कोस्ट जो है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका ईईजी होता है। ओके मैं आई विल शो यू द डायग्राम राइट नाउ। और 200 नॉटिकल माइल्स, याद रखना 200 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्विवेलेंट टू 370 किलोमीटर। ओके और इन ईईजी की खास बात क्या होती है कि वहां पे स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लोरेशन के। ओके और इसके बाहर का जो अब एरिया होता है ईजी के, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ जोन्स और भी होते हैं 2-3, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाहर का जो एरिया होता है उसको ओपन सीज या फिर हाई सीज कहा जाता है। ओके तो ये जो ट्रीटी थी, इसको नेगोशिएट किया जा रहा था हाई सीज ट्रीटी को अंडर अनक्लॉज, दैट इज द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, अनक्लॉज। ये 1982 में आया था। कहाँ पे साइन किया गया था इसको जमाइका में साइन किया गया था। और ये जो जोन्स की बात कर रहे हैं, ये इसके 3rd कन्वेंशन में इसकी बात हुई थी। ठीक है और इसमें ही है ना, मतलब ये जो कन्वेंशन हुआ था इसी में ही जो कंट्रीज के राइट्स हैं रिगार्डिंग मरीन रिसोर्सेज, ये अनक्लॉज उसको गवर्न करता है। और जो ओपन सीज है यानी कि ओशियंस है, उसको कंजर्व करने के लिए कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन आया था 2017 में, जिसने इसको कोशिश करी थी रेक्टिफाई करने की, और सोचा था कि 2022 तक कोई पर्टिकुलर ट्रीटी हम ले आएंगे, लेकिन पेंडेमिक की वजह से डिले होता गया। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि बाद में एक हाई एम्बिशन कोलिशन बनाया गया था, जिसमें अभी 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस एंड यूके। तो याद रखना इंडिया भी इसका पार्ट है, हाई एम्बिशन कोलिशन। और इनका जो फोकस है इट वाज ऑन 30 by 30 गोल्स। तो ये देखो अब इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाई एम्बिशन कोलिशन किससे रिलेटेड है, इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं है, 30 by 30 गोल्स जो है वो कौन सी ट्रीटी के अंदर बात की जाती है या कौन से इशू के ऊपर बात की जाती है। तो वो बायोडाइवर्सिटी इन ओशंस इन सब से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज किया जा सकते, ओके ना। और सो 30 by 30 गोल्स इज प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ द ओशियन बाय 2030। रिमेंबर 30% ऑफ द ओशियन को प्रोटेक्ट करना बाय 2030, ओके। और जो अभी नेगोशिएशंस हुए थे उसके कुछ एस्पेक्ट्स क्या थे, जैसे कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश किया जाए। तो ये सब बातें भी हुई कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश किया जाए ताकि कुछ एक्टिविटीज पे लिमिट्स लगाई जा सके। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए या फिर क्लियरेंसेस दिया जाए, कुछ भी वहाँ पे अगर काम हो रहा है उसके ऊपर, या जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए और साइंटिफिक नॉलेज को शेयर किया जाए, ओके। तो अभी वैसे वर्ल्ड ओशियंस को कौन रेगुलेट करता है, तो वही आपको पता है कोई पर्टिकुलर ट्रीटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रीटीज हैं जैसे अनक्लॉस हैं और कुछ और भी इस तरीके के रेजोल्यूशंस वगैरह हैं, तो वो थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हैं। और अनक्लॉस ने ही इस्टेब्लिश किया था टेरिटोरियल सी बाउंड्रीज 22 किलोमीटर ऑफशोर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक। और इसमें जो टेरिटोरियल सीज होते हैं इसमें ये डिसाइड करते हैं कि किस रीजन तक कंट्रीज जो है उनको फुल सोवरेन टेरिटोरियल राइट्स रहेंगे। और इसके अलावा अनक्लॉस ने वही ईजी का 200 नॉटिकल माइल्स बताया था। और इसके अलावा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को भी क्रिएट किया था और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स भी अनक्लॉस के अंडर आते हैं, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड ट्रीटी वही मैंने कहा नहीं है, इसीलिए जो है जो ओपन सीज है वहां पे हर कंट्री को राइट मिला हुआ है उसको एक्सेस करने का। और इस वजह से क्या होता है ना, अब इसका देखो नुकसान क्या है कि वहां पे लार्ज स्केल ड्रिलिंग होती है, ट्रॉलिंग ऑपरेशन
एप्लीकेशंस होते हैं फिशेस को पकड़ने वगैरह के लिए, है ना, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो अब जो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इसके रिस्क क्या है, तो नासा के अकॉर्डिंग देखो 90% जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो ओशियन में हो रही है, ठीक है। और ओशियन वार्मिंग जो हो रही है इसके इफेक्ट क्या क्या है कि एक तो सी लेवल राइज कर रहा है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेट कोरल रीफ इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। उसके बाद में एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ अर्थ्स मेजर आइस शीट्स, जो ग्लेशियर्स वगैरह आइस शीट्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं, हरिकेन्स काफ़ी इंटेंसिफाइड हो गए हैं, एंड देर आर चेंजेस इन ओशियन हेल्थ एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ऑल्सो वन थिंग इज नॉट मैंशनड, दैट इज ओशियन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज आर इम्पैक्ट्स ऑफ ओशन वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग। और याद रखना कि 90% नासा के अकॉर्डिंग 90% ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे हो रही है, ओशन में हो रही है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एक्सेसिव फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और 1/3 ऑफ द स्पीशीज जैसे शार्क्स और रेस जो हैं दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ओके। और उसके बावजूद भी जो है ये अग्रीमेंट नहीं हो पाया है, और कुछ कंट्रीज ने जैसे ये कहा है कि रेजिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम कंट्रीज जो कि डीप सी माइनिंग करते हैं मिनरल्स वगैरह में, तो उनको वही है कि भैया बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी तो हम कैसे करेंगे, हमारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे असर पड़ेगा, है ना। और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है फिशिंग में, तो आपको पता ही है कि और इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सोवरेंटी के लिए कितने ज़्यादा क्लेम्स होते हैं, तो ये भी हम देखते हैं कि कितने मतलब इस तरीके से ओपन ओशंस में डिस्प्यूट्स वगैरह चलते रहते हैं, ओके ना। तो साउथ चाइना तो बहुत ही ज़्यादा जैसे न्यूज़ में रहता है, तो ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है, ओके। और इसके अलावा करीबियन कुछ कंट्रीज़ ने ये भी एलिगेशन लगाया कि जो रिचर कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ उन्होंने इन टॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट तक नहीं किया है, ओके। बिफोर गोइंग टू द पॉइंट टू पॉन्डर आई विल शो यू द रीजन्स। तो ये देख लीजिए आप, ये अनक्लॉज के अकॉर्डिंग है, और इसमें जो है ये ओके तो ये जो है यहाँ पे ये सबसे पहली लेफ्ट साइड पे ये बेस लाइन है लैंड की, ठीक है। तो अब इसका जो रीजन्स हैं, आप रीजन्स मार्क कर लीजिएगा। पहला हो गया टेरिटोरियल सी, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक है यहाँ पे, और इसमें जो है पूरी सोवरेंटी रहती है इस कंट्री की, जो कोस्टल कंट्री है, यानी केवल सी की यहाँ पे इसको सोवरेंटी नहीं है बल्कि एयर और सॉइल तक की पूरी सोवरेंटी रहती है, पूरा नेशनल एयर स्पेस मार्क किया हुआ है ना। तो ये जो रीजन है 12 नॉटिकल माइल्स तक या फिर 22 किलोमीटर तक, ये आपका टेरिटोरियल सी हो गया। इसके आगे आप 24 नॉटिकल माइल, यानी कि बेस लाइन से देखो 24 नॉटिकल माइल है, ये रीजन जो पूरा है ये है कंटिग्यूअस जोन। और कंटिग्यूअस जोन जो होता है यहाँ पे भी इनको कुछ राइट्स रहते हैं कंट्री को, जैसे कि मतलब इमिग्रेशन, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना यहाँ पे रहता है। ऑल्दो इट कम्स इन द इंटरनेशनल एयर स्पेस, यानी कि ऊपर से ओवर फ्लाइट्स वगैरह दूसरी कंट्रीज की जा सकती है, ओके। लेकिन जो राइट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं कुछ कोस्टल कंट्री के, वो इनको कंटिग्यूअस जोन में रहते हैं। अब ईजी आप देख रहे होगे तो ये पूरा 200 नॉटिकल माइल्स तक रहता है। इसमें आपका टेरिटोरियल वाला पोर्शन भी आ गया है और नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आ गई है, ओके। तो ईजी बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स था, या फिर कितने किलोमीटर आपको बताया मैंने, 300 समथिंग, राइट। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन राइट्स पूरे रहते हैं कंट्री को। एंड नीचे देखिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला फिर एक रीजन है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द लैंड मास, जो कंट्री का लैंड मास है उसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है। यहाँ पे जितने भी फिर स्लोप्स, राइज वगैरह आएंगे और सी बेड वगैरह जो भी मिनरल्स आएंगे, यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन राइट्स रहते हैं उस कंट्री के पास में, ठीक है। अब इन सब के आगे जो आते हैं वो आते हैं डीप सी बेड या फिर हाई सीज। डीप सी बेड तो आपका नीचे ओशियन वाला पोर्शन हो गया, ओशियन आपकी लेयर हो गई, ठीक है। और उसके बाद में सी बेड हो गया, उसके ऊपर जो हाई सीज आते हैं ये पूरा ओपन पोर्शन है जहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज के पास में भी राइट रहता है और यहाँ पे कोई भी आके फिशिंग, एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। बट अगेन देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस, ओके। इनफैक्ट टेरिटोरियल सी वगैरह में भी जो होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो दैट आर डिटर्मिन्ड बाय अनक्लॉज, ओके। आपको मतलब राइट हालांकि मिला हुआ है अंडर अनक्लॉज, लेकिन इन सम cases there can be some restrictions, okay। अच्छा, इन regions के अलावा, इन 5 regions के अलावा there are 2 more regions, that is the inland waters and archipelagic waters। तो वो क्या होते हैं वो आप मुझे comment section में बताएंगे, okay। inland waters and archipelagic waters, okay।
Now, point to ponder, India needs to strengthen its maritime laws and regulatory mechanisms discussed. तो अनक्लॉज के रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. First statement is not only zones coastal states offshore areas but provides specific guidance for states rights and responsibilities in 5 concentric zones. ओनली अनक्लॉज के बारे में है, ओके ना, कि कौन सा सही नहीं है. और ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि फ्रेमवर्क देता है फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस. और ईच कोस्टल स्टेट में क्लेम एन ईजी बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएगा. And last statement is the ocean surface and water column beyond EEZ are referred to as contiguous zone. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. नेक्स्ट न्यूज़ इज जियो स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर, और ये कैसे काम करेगा. तो ये GS3 का है, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी साइंस टेक डेवलपमेंट्स के अंडर. तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया की जो लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो, उसने अनाउंस किया है उसकी 5G सर्विसेज को लॉन्च करने का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इस साल दिवाली तक. और जियो जो है वो अपनी 5G सर्विसेज को स्टैंड अलोन मोड में लॉन्च करेगा अगेंस्ट द नॉन स्टैंड अलोन अप्रोच. तो ये चीज़ हम थोड़ा समझेंगे स्टैंड अलोन और ये. और ये जो डिसएग्रीमेंट है ये एक्चुअली में डिपेंड करता है, बाकी ऑपरेटर्स नॉन स्टैंड अलोन पे करेंगे तो एक्चुअली उनके व्यू पे डिपेंड करता है कि आगे की जनरेशन का कैसे मार्केट में रहेगा और इंडियन कंज्यूमर्स उसको कितना इजीली अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, अब मेन टेक अवेज देख लेते हैं इसके. तो 5G नेटवर्क जो है वो मेनली 2 मोड्स में है, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन. दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं. और स्टैंड अलोन मोड जो है, जो कि जियो ने चूज किया है, इसमें 5G नेटवर्क जो है वो ऑपरेट करेगा विथ डेडिकेटेड इक्विपमेंट, और इसके लिए मतलब अलग से एक बना दिया जाएगा नेटवर्क 5G के लिए. और ये जो है ये एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क के पैरेलल चलेगा. ठीक है, और जबकि नॉन स्टैंड अलोन मोड में क्या होगा कि जो 5G नेटवर्क है उसको सपोर्ट किया जाएगा बाय द 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि जियो क्या करेगा, 4G तो उसके पास है, अलग से डेडिकेटेड इक्विपमेंट बना रहा है 5G के लिए. बाकी नेटवर्क्स क्या, बाकी ऑपरेटर क्या करेंगे कि जो उनका 4G वाला ही है उसी के सपोर्ट से 5G भी ये प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो जो है नॉन स्टैंड अलोन में अब क्या फ़ायदा है कि वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनेगा, तो इनका कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट वो बच जाएगा. फिर जो सर्विसेज अब इनको रोल आउट करनी होगी उसमें टाइम कम लगेगा, है ना. और स्टैंड अलोन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए 2 लाख करोड़ भी जियो ने इन्वेस्ट किया है. और स्टैंड अलोन मोड जो है, लेकिन इसमें अब इसकी क्या खासियत है कि पूरी 5G कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस देगा और नई नेटवर्क फंक्शनैलिटीज़ जैसे कि स्लाइसिंग भी जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी टू ऑपरेटर्स टू एफिशिएंटली यूज द स्पेक्ट्रम होल्डिंग. स्लाइसिंग क्या होता है, ये 5G का स्पेशलिटी है स्लाइसिंग. तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए ये सेपरेट मतलब आपको नेटवर्क का स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी और डेडिकेटेड रहेंगी. ठीक है, तो नेटवर्क की जो है वो स्लाइसिंग कर दी जाती है. तो सपोज ये जैसे एक स्लाइस हो गई, ये केवल मोबाइल उसके लिए हो गई, आपके कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हो गई, है ना. और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ये सब होता है, ये सब इस पे चलेगा. एक स्लाइस में क्या हो गया, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हो गया कि आपस में थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है. उसके बाद में फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्लाइसेस रहेंगी 5G में, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. तो अब नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क जो है उनको एक स्टेपिंग स्टोन देखा जाता है. लेकिन देखो अल्टीमेटली क्या, अगर 5G अच्छा चलता है तो आपको फिर सेपरेट एक स्टैंड अलोन आपको बनाना ही पड़ेगा. तो यही इन्होंने कहा है कि ग्लोबल प्रेसिडेंट देखा गया है कि जो ऑपरेटर्स नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क लॉन्च करते हैं उनको फिर बाद में ट्रांजिशन करना ही पड़ता है. ठीक है, लेकिन वही है कि नॉन स्टैंड अलोन मोड का फायदा क्या है कि आप आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप कम इन्वेस्टमेंट में पूरा यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों आर्किटेक्चर्स में वो है कंपैटिबिलिटी विद द डिवाइस इकोसिस्टम्स. तो अभी जितने भी स्मार्टफोन्स है ज़्यादातर जो हैं उसमें कैपेबिलिटी है कि वो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, नॉन स्टैंड अलोन होते क्या है अगर देखा जाए तो 5G एयरवेज को जो है 5G एयरवेव्स को उनको ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू 4G नेटवर्क्स. तो आप क्या कर सकते हो ना कि आपके एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से ही आप नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और इसमें क्या होगा कि इसमें बस सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा और ताकि आप फिर उसको स्टैंड अलोन नेटवर्क में कनेक्ट कर सकें. ठीक है, अब
5G के अगर 4G के ऊपर फ़ायदा देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड रहती है और लो लेटेंसी रहती है। तो जहाँ मतलब 4G में अगर पीक जो रहता था वो 100 Mbps रहता था, 5G में वही चीज़ 10 Gbps तक जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गई। और लेटेंसी जो है वो 4G में 10 से 100 मिलीसेकंड थी, जबकि 5G में कितनी रहेगी, केवल मतलब 1 मिलीसेकंड से भी कम होगी। लेटेंसी होती क्या है ये भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। लेटेंसी वो टाइम होता है जो कि डिवाइस को लगता है टू सेंड पैकेट्स ऑफ डेटा एंड गेट अ रिस्पॉन्स, यानी आपने डेटा सेंड किया और फिर उसका रिस्पॉन्स है, तो वो जो टाइम होता है वो लेटेंसी होता है। तो जितना कम लेटेंसी रहेगी वो उतना ज़्यादा तेज रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो अब एरिक्सन की एक रिपोर्ट आई थी, वो 5G में काफ़ी की प्लेयर है, कि एक कॉमन बिलीफ है कि 5G जो है वो कोई नियर टर्म बेनिफिट्स नहीं देता है कंज्यूमर को, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा कि जो 5G है वो एक चेंज लेकर आएगा, और जो अभी बहुत ज़्यादा नेटवर्क कंजेशन होता है उससे रिलीफ मिलेगा और ज़्यादा होम ब्रॉडबैंड चॉइसेस भी रहेंगी, ओके। अब इन्होंने बोला कि देखो पहले ऐसे 4G में भी रिजर्वेशंस थे, लेकिन आज देखा जाए तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन कंटेंट को स्ट्रीम करना, वीडियो कॉल करना, और खासकर जो पेंडेमिक में लोग बहुत ज़्यादा करते थे वो सब 4G की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, और ये सब चीज़ें थी 3G में पॉसिबल नहीं हो सकती थी, है ना। और उसी तरीके से 5G में देखा जाए तो जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इसमें स्पीड और लेटेंसी का काफ़ी फ़ायदा रहेगा। लो लेटेंसी रहेगी और स्पीड बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी, जो कि केवल स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर से ही पॉसिबल हो पाएगा, ओके। और क्योंकि वही है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा स्टैंड अलोन मोड में, तो इसलिए जो ऑफरिंग्स रहेंगी वो ज़्यादा ही रहेंगी, हाई मार्जिन ऑफरिंग्स रहेंगी। तो आपको जियो का पहले भी पता है 4G में क्या किया था, किस तरीके से मार्केट कैप्चर वगैरह किया था। सो मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स वुड बी सेम, ओके। पॉइंट टू पॉन्डर क्या है, 1G to 5G एंड फर्दर व्हाट चेंजेस विथ ईच G। अब आपका MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, लॉन्च्ड इन द लेट 1970s इन चाइना, 1G वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ऑफर्ड वॉइस कॉल्स ओनली। एनालॉग सिग्नल्स जो है 1G के वो पूरी तरीके से डिजिटल हो गए थे सेकेंड जनरेशन में। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो नॉन स्टैंड अलोन मोड है 5G नेटवर्क का, उसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ऑपरेटर्स कम इन्वेस्टमेंट से। लास्ट स्टेटमेंट है कि सेल्यूलर बैंडविड्थ के इंक्रीज होने से और स्पीड और लेटेंसी कम होने से 5G जो है वो बूस्ट करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं, डेस्टिनेशन मून एंड बियॉन्ड GS3 का है, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड है। और क्यों था न्यूज़ में, क्योंकि ये जो स्पेस मिशन आर्टिमिस का जाना था तो उसको फिर अभी पुट ऑफ कर दिया गया है। इट वुड हैव बीन द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एज, और ये क्यों होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम क्या हुई कि एक्चुअली में इनएडिक्वेट फ्लो आ रहा था लिक्विड हाइड्रोजन का टू वन ऑफ द रॉकेट्स 4 इंजन्स, तो वो जितना विंडो पीरियड था उस टाइम में जो साइंटिस्ट थे उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो 50 साल हो चुके हैं जब से मतलब लास्ट अपोलो ह्यूमन मून लैंडिंग्स की गई थी 1969 और 72 के बीच में। और अब इस दौरान जो है उसके बाद में मतलब मून ह्यूमन लैंडिंग्स इतनी नहीं हुई है, और काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है स्पेस एक्सप्लोरेशन में तब से। और अब जो है हम सोलर सिस्टम से भी आगे अब एक्सप्लोर करने लगे हैं। मार्स, जुपिटर, सैटर्न को एक्सप्लोर कर लिया है। 500 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स जाके वापस आ चुके हैं। प्लस हमने परमानेंट स्पेस लेबोरेटरीज भी बना ली हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ओके। और लेकिन अभी भी ह्यूमन बींग्स को दूसरे प्लैनेट पे ट्रांसपोर्ट करना, लैंडिंग करवाना, वहाँ पे रहना, फिर डीप स्पेस में ट्रैवल करना, फिर एलियंस से एनकाउंटर होना, ये सारी चीज़ें स्टैग्नेंट हो गई हैं जब से 1972 में लास्ट वो 12 एस्ट्रोनॉट्स ने मून पे उन लोग गए थे, ओके। और इसलिए जो था आर्टेमिस 1 इसको न्यू स्पेस एज के लिए देखा जा रहा था। और ये पहला था आर्टेमिस 1 जो कि एम्बिशियस मिशंस की सीरीज़ में था। और इसका प्लान क्या था एक्चुअली में ह्यूमन बींग्स को वापस मतलब मून पे लेके जाना और वहाँ पे उनका एक्सटेंडेड स्टे करवाना, और साथ में उसको फिर मून को एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ करना डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आर्टेमिस 1 बहुत ही हम्बल टाइप का था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं थी। केवल एक उसमें लूनर ऑर्बिटर मिशन था और एस्ट्रोनॉट्स ये कैरी नहीं कर रहा था। और इनफैक्ट इसके
इसमें लैंडर भी नहीं था। और इसका जो मिशन आर्टेमिस 1 का जो स्पेस क्राफ्ट था, इसका नाम क्या है, ओरियन। ठीक है, तो इसका काम क्या था, बस ये लूनर ऑर्बिट में जाता और 97 किलोमीटर तक जाता और केवल ऑर्बिट करता। ओके, लैंडिंग नहीं थी, लैंडर नहीं था, केवल ऑर्बिटर था। ठीक है, ओरियन जो स्पेस क्राफ्ट था। ओके, लेकिन बाकी ऑर्बिटर मिशन के अगेंस्ट और ओरियन जो था उसका रिटर्न टू अर्थ टारगेट था 1 महीने तक ऑर्बिट करने के बाद में। ठीक है, तो हालांकि ऑब्जेक्टिव यही है कि ह्यूमन बींग्स को मतलब आगे वापस लेकर आना। आर्टेमिस एक्चुअली उसका बस आर्टेमिस 1 ऐसे ही जा रहा था ताकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सके। तो लेकिन आर्टेमिस जो है वो अपोलो मिशन से काफ़ी अलग था और 1960s और 70s की जो लैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। और पहला सैटेलाइट जो ह्यूमन बींग ने बनाया था इट वॉज स्पुतनिक और उसके 12 ही साल के अंदर इन लोग मून पे पहुंच गए थे। ओके, लेकिन उस टाइम पे जो अपोलो मिशन थे वो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से हुए थे मेनली, और यूएस का डिजायर कि मतलब किसी तरीके से वही जो कंडीशंस कोल्ड वॉर वाली चल रही थी, तो सोवियत यूनियन से थोड़ा आगे जाना, जिसने ऑलरेडी लीड ले लिया था, वो अपना पहला सैटेलाइट भेज चुके थे, पहला स्पेसक्राफ्ट क्रैश करवा चुके थे लूनर सरफेस पे और पहला एस्ट्रोनॉट भी भेज चुके थे स्पेस में। किसको भेजा था मेरे को नाम बताना। ओके, तो उस टाइम पे तो मतलब वो ज़्यादा कुछ एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग से कुछ वो था नहीं, वो कोई सैंपल्स लेकर नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी आर्टेमिस मिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है। और अब क्या कर सकते हैं, जैसे मून से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, फिर वहाँ पे जो मटेरियल्स अवेलेबल है उससे कुछ बिल्ड करना, या फिर वहाँ पे हाइड्रोजन या हीलियम को हार्नेस करके एनर्जी की तरह यूज़ करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और अभी जो है इसलिए ह्यूमन लैंडिंग्स का काफ़ी ज़्यादा सेंस है। उस टाइम पे बस इन्होंने कहा यही है कि वहाँ उस टाइम पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस थे। ठीक है, तो आर्टेमिस 1 जो है वो एक तरीके से फाउंडेशन ले डाउन करने के लिए ज़्यादा एम्बिशियस मिशंस के लिए, और इसकी अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये कई सारे सेवरल पेलोड्स लेके जा रहा था छोटे छोटे सैटेलाइट्स के फॉर्म में, जिसको क्यूबसेट्स कह रहे थे। और हर जो क्यूबसेट है इट इज़ इक्विप्ड विथ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंट के लिए हैं। और लेकिन फोकस इनका वही है कि लॉन्ग टर्म स्टे हो सके ह्यूमन बींग्स का, उसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। ओके, तो क्यूबसेट्स के बारे में भी यहाँ पे बताया है कि एक क्यूबसेट जो था वो हर पानी के हर फॉर्म को सर्च करने के लिए था। दूसरा जो था हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी को मैप करने के लिए था ताकि उसको एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ किया जाए। फिर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स होने थे कुछ क्यूबसेट्स में ताकि है ना जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट कर सके, फंगाई और एल्गी का। और फिर उसके बाद में रेडिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, उनके जीन्स पे खासकर, तो ये सब चीज़ों को समझना। फिर उसके बाद में जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट था जो कि वैसे डिज़ाइन किया गया है एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करने के लिए। ओके, एक चीज़ समझ लीजिए आप, है ना, आर्टेमिस का ये जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है ये आगे जाके ज़रूर मतलब इसको डिज़ाइन किया गया एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए, लेकिन आर्टेमिस 1 में एस्ट्रोनॉट्स नहीं जा रहे थे। इसमें 3 डमी पैसेंजर्स थे, यानी मैनिक्विन्स थी जो कि ऐसे मटेरियल की बनी थी जो ह्यूमन बोन्स को मिमिक करते हैं और ह्यूमन की स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ को मिमिक करते हैं। और इसके साथ में इसमें सेंसर्स लगे हुए थे इन डमी पैसेंजर्स में, ताकि जो भी इम्पैक्ट रहेगा डीप स्पेस एटमॉस्फेयर का ह्यूमन बॉडी पे उसको डिटेक्ट किया जा सके, सेंस किया जा सके। ओके, और जो रॉकेट बनाया गया था, जो रॉकेट यूज़ किया जा रहा था आर्टेमिस मिशन के लिए, उसका नाम है SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम। और ये सबसे पावरफुल रॉकेट है, और जो अपोलो के लिए सैटर्न 5 रॉकेट्स गए थे उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और 98 मीटर टॉल रॉकेट है, 25,000 टन का, और इसमें इसकी स्पीड जो है ओरियन की वो 36,000 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, यानी कि जितनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की है उससे 1000 गुना ज़्यादा स्पीड रहेगी। ओके, लेकिन प्रॉब्लम वही हो गई कि फ्लो ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन हो रहा था एक इंजन में, और इसकी वजह से वो मतलब ऑप्टिमल नहीं था। और जो 2 घंटे का टाइम था लॉन्च का उसको नहीं, उस टाइम पे इंजीनियर सॉल्व नहीं कर सके, और अगर इसको ऐसे ही जाने देते तो ओवर हीटिंग वगैरह हो जाती, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। ओके, अब पॉइंट्स टू पॉन्डर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नासाज आर्टेमिस मिशन, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एज ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया, आई होप आप इसको लिख पाएंगे। ओके, लास्ट MCQ देख लेते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्टेमिस 1 एंड आंसर द क्वेश्चन
description below. Artemis 1 जो है वो it is carrying several payloads in the form of small satellites called CubeSats. Orion spacecraft जो है जिसको specifically डिज़ाइन किया गया है to carry astronauts into deep space for future missions, इसमें 3 डमी पैसेंजर्स थे. Artemis 1 जो रहेगा वो एक uncrewed flight test रहेगा और वो फाउंडेशन ले करेगा फॉर ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 या ऑल ऑफ दी अबव. ओके, आंसर्स देख लेते हैं आप सारे. तो यू कैन नोट डाउन दी आंसर्स एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर्स सही थे. ओके, तो यही था फ्रेंड्स आज के वीडियो के बारे में. आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.